10th का मैथमेटिक्स चैप्टर हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पार्ट 30 प्रश्नावली 3.2 का 5वां 6ठा और 7वां हिसाब बच रहा है। इसके बाद फिर अगला प्रश्नावली होगा। तो इसमें आयत की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक आयताकार बाग। तो पहले आयत आ जाओ, किसको कहते हैं? आयत उसे कहते हैं, उस आकृति को कहते हैं जिसका चारों कोण 90 डिग्री हो, अलग अलग 90 डिग्री हो तथा आमने सामने की भुजा बराबर हो। पॉइंट 2 सर्किल में तुम लोगों को बताए हैं। मान लो ये ABCD, ABCD कैसी आकृति देखने पर लग रही है? आयत। आयत जैसी ये बोर्ड अपने आप में आयत है। देखो, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सभी भुजा नहीं बराबर होती है। जैसे AB अगर मान लो 5 मीटर होगा तो DC भी 5 मीटर होगा। ये CB अगर 3 मीटर होगा तो यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे तो CB के सामने में DA है। तो आमने सामने की भुजा यानी ये और ये भुजा आमने सामने की भुजा हो गया। फिर ये और ये भुजा आमने सामने की। तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री प्रत्येक कोण, यानी 4 कोण होगा तो चारों कोण 90 डिग्री का होगा। तो आयत उस आकृति को कहते हैं जिस आकृति के आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। बतलाए थे 3-4 परिभाषा पॉइंट 2 सर्किल में बतलाए हैं। फिर 90 डिग्री का कोण किसे कहते हैं? ज़्यादा किसी को? जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच बनने वाला कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है ना, जो AB पर DA सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है तो ये 90 डिग्री होगा। सेम कहानी AB पर CB देखो बिल्कुल सीधी खड़ी है तो ये 90। इसी तरह DA पर CD बिल्कुल सीधी खड़ी है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा और आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो ऐसी आकृति को आयत कहेंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार एक आयताकार बाग, बाग मतलब बगीचा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कोई आयताकार बाग है। तो मान लो ये आयताकार बाग, माना कि ABCD एक आयताकार बाग है। तो प्रश्न के अनुसार आयताकार बाग, इसमें एक कोण 90 डिग्री नहीं बल्कि 2 कोण कम से कम 90 डिग्री दिखला दो। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इससे पहले ये तो लोग बोलो, लंबाई और चौड़ाई दोनों में बड़ा कौन होगा? लंबाई हमेशा याद रखना बड़ा होता है और छोटा वाला चौड़ाई कहलाएगा। उल्टा दिमाग में सेटिंग नहीं करना है। तो इसमें ये DC लंबा है ना AD के तुलना में, तो लंबा जो होगा अधिक, वो लंबाई कम लंबा वाला चौड़ाई। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी प्रश्न में जैसा दिया है उसी ढंग से लिखने पर पता चल जाएगा। यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो लिखेंगे प्रश्न से, यानी लंबाई बराबर
चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। अब इसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे? तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये चौड़ाई है। अगर ये मान लो 5 मीटर है तो चौड़ाई हो गया 5 मीटर। तो 5 मीटर चौड़ाई 5 मीटर से 4 मीटर अधिक, तो इसका मतलब 5 मीटर जोड़ 4 मीटर बराबर 9 मीटर। तो ये डीसी कितना होगा? 9 मीटर। तो ये 5 मीटर होगा, तो प्रश्न के अनुसार चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो इसका मतलब 5 मीटर जोड़ 4 मीटर 9 मीटर। समझते चलो। ये अगर 15 मीटर है चौड़ाई, तो प्रश्न के अनुसार लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई 15 मीटर होगा, तो 15 मीटर से 4 मीटर अधिक। क्लियर है? 15 जोड़ 4 बराबर 19 मीटर। अगर ये x मीटर है चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। चौड़ाई हो गया x मीटर, तो x मीटर से 4 मीटर अधिक कैसे लिखेंगे? x जोड़ 4 मीटर लंबाई होगा। तो चौड़ाई माने x मीटर, तो लंबाई कितना हो गया? x प्लस 4 मीटर होगा। इसके बाद फिर दिया हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई हम लोग x मीटर माने, तो लंबाई x प्लस 4 मीटर होगा। किसी को शंका नहीं ना इतना पर? इसके बाद चर्चा है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप ये आयत का, अर्ध परिमाप का क्या अर्थ होता है? अर्ध मतलब अर्ध जोड़ परिमाप, यानी अर्ध का मतलब आधा। अब परिमाप का क्या अर्थ होता है सिर्फ परिमाप का? तो देखो शब्द दो ठो है, परिमाप बोलो या परिमिति बोलो, एक ही है। तो परिमाप या परिमिति किसको बोलते हैं? किसी भी आकृति में उसके सभी भुजा को जोड़ दो तो कहलाएगा परिमिति या परिमाप। त्रिभुज में 3 भुजा, त्रिभुज के 3 भुजाओं का योग कुछ न कुछ तो होगा, तो ये त्रिभुज की परिमिति कहलाएगा। चतुर्भुज में 4 भुजा, किसी भी चतुर्भुज के चारों भुजा का योग उस चतुर्भुज का परिमाप या परिमिति कहलाएगा। पंचभुज में 5 भुजा, तो 5 भुजा के योग को पंचभुज का परिमिति कहेंगे। तो इसमें दिया हुआ है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इसका अर्थ है इस चारों भुजा को जोड़ेंगे, AD जोड़ DC जोड़ CB जोड़ BA, ये पूरा परिमाप कहलाएगा। तो अर्ध परिमाप यानी इसको मापेंगे तो जितना होगा तो उसका आधा हो गया अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो पूरा परिमिति या पूरा परिमाप कितना होगा? तो परिमाप का अर्थ यहाँ पर क्या क्या? चारों भुजा जोड़ेंगे, चारों भुजा को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो आधा परिमाप निकल गया। तो इस आयत का परिमाप AD जोड़ DC जोड़ CB, सभी भुजा को जोड़ देना है, जोड़ BA। AD कितना है? x मीटर, DC x प्लस 4 मीटर। आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में, तो ये भी x मीटर, ये हो गया x प्लस 4 मीटर।
तो इसको जोड़े, तीसरी भुजा है सी बी एक्स मीटर प्लस बी ए एक्स प्लस 4 मीटर। अब सभी को जोड़ देंगे तो ये हो गया एक्स जोड़ एक्स प्लस 4 प्लस है तो कोष्ठ हटा देंगे तो प्लस ही रह जाएगा, प्लस एक्स प्लस 4। चारों भुजा को जोड़ दिए, कोष्ठ घेर करके यहाँ मीटर लिख देंगे, यानी टोटल जोड़ करके जितना मीटर होगा उतना परिमाप हो गया। तो 1 2 3 4 ठो एक्स है प्लस 4 8, इतना मीटर पूरा परिमाप हो गया। तो आधा परिमाप यानी 2 से भाग दे देंगे तो आयत का अर्ध परिमाप कितना होगा, तो पूरा जो निकला है 4x प्लस 8 मीटर, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो आधा निकल जाएगा ना। इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिए तो 4x है तो यहाँ 2x होगा प्लस 8 में 2 से भाग देंगे 4, इतना मीटर बटा 2, 2 कट गया तो अर्ध परिमाप 2x प्लस 4 होगा ना जी। तो आयत का अर्ध परिमाप बराबर 2x प्लस 4 मीटर। इतनी बात को तो लोग समझा। प्रश्न में जो दिया है उसी के अनुसार डाटा तैयार किए हैं। लंबाई दिया है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, चौड़ाई x मीटर माने तो लंबाई x प्लस 4 मीटर। अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी ये अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इसका अर्थ हुआ इसका वैल्यू ये 36 मीटर के बराबर है। तो 2x प्लस 4 मीटर बराबर 36 मीटर दिया है। ये मीटर बटा में जाएगा, कट जाएगा यानी हट जाएगा। अब ये एक समीकरण हो गया, 2x प्लस 4 बराबर 36, x का मान निकल जाएगा और 2x बराबर प्लस 4 इधर गया तो -4, 36 में से 4 गया 32, इसीलिए x बराबर 32 बटा 2 बराबर 16, यानी ये कितना है x का मान 16 तो ये 16 मीटर हुआ। x का मान 16 और 4 20 तो ये कितना हो गया 20 मीटर। भाग की बीमाएं ज्ञात करें तो बीमा का अर्थ क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बीमा कहेंगे। तो लोग इतना ही फिलहाल याद रखो। बोलो इस हिसाब को समझा तो लोग प्रश्न के अनुसार चलेंगे। जो आंसर सही है कि नहीं सही है तो कैसे सोचना है। अब ये आयताकार बगीचा है, प्रश्न में कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखो तो ये 20 मीटर है लंबाई और चौड़ाई 16 मीटर है, तो ये 4 मीटर अधिक है। इसके बाद अर्ध परिमाप 36 मीटर है, आधा परिमाप तो पूरा का आधा कर दो, 16 16 32 और 20 20 40 और 32 72, 72 का आधा 36, तो अर्ध परिमाप 36 मीटर हुआ। तो बोलो तू लोग समझा इसको ये पूरा चित्र सहित इतना तक तू लोग उतार लो। ये अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। यानी रैखिक समीकरण एक ठो सिंगल समीकरण, युग्म नहीं सिंगल। ये समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y
-8 बराबर 0, ये दिया हुआ है। एक रैखिक समीकरण, यानी एक ठो सिर्फ रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं। चलो नहीं मानेंगे, समीकरण मानेंगे कभी। दो चरों में, अगली पंक्ति है, दो चरों में यानी दो वेरिएबल में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा होना चाहिए। तो 3 ठो शर्त दिया है, यानी क्वेश्चन को समझ लो। एक इक्वेशन दिया हुआ है रैखिक समीकरण, कहता है दूसरा अपने से लिखिए दो वेरिएबल में। दो वेरिएबल मीन्स यहाँ एक्स वाई है, तो दूसरा भी एक्स, एक वेरिएबल लीजिए दूसरा वाई, और एक दूसरा रैखिक समीकरण इस तरह लिखिए ताकि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। पहला पॉइंट है, जो यहाँ पर दूसरा समीकरण लिखना है तो ऐसा समीकरण लिखना है ताकि इसको हल करेंगे तो ग्राफ जो खींचेंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। यानी मान लो एक का ऐसे हुआ, तो पहला पॉइंट जो है, ऐसी रेखाएं प्राप्त होनी चाहिए ग्राफ के रूप में जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब किसी न किसी बिंदु पर काटे। तो इस दूसरा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है, दूसरा ऐसा समीकरण लिखना है जिसका रिजल्ट क्या आवे, तो समानांतर रेखाएं हो, यानी ग्राफ खींचेंगे तो समानांतर होना चाहिए, चाहे जैसे ऐसे हो समानांतर या ऐसे हो या सीधा हो। तीसरा शर्त है, ऐसा लिखिए जो ग्राफ खींचेंगे तो समपाती रेखाएं प्राप्त हो। तो चलो अब ब्रेल लगाओ। पहला क्वेश्चन में, पहला में है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, यानी एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हो। तो पहला समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y -8 को आगे कर दो तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी समझोगे तू लोग। ये है पहला समीकरण, ध्यान से देखो तो। अब ऐसा समीकरण यहाँ लिखना है दो वेरिएबल में एक्स वाई में ही, ताकि ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, किसी न किसी बिंदु पर काटे। इसका मतलब संगत समीकरण युग्म होगा। ये हाँ, कंसिस्टेंट, संगत, असंगत और आश्रित। आश्रित का डिपेंडेंट इंग्लिश शब्द भी याद रखा करो। कंसिस्टेंट ये हो गया संगत, इन लगा दो शुरू में तो असंगत। तो इसमें तू लोग सोचो तो एक्स वाई का मान निकालना चाहिए। मान करके चलो ना, हम लोग दूसरा लिख दे x - y बराबर 6। पहले रफ कर लो, इसमें मान निकलेगा, हर हाल में निकल जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 अपने से लिखना है। ऐसा समीकरण तैयार करेंगे जो रेखाएं प्रतिच्छेद करे, यानी जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, मान लो P बिंदु पर, तो इसका x नियामक समीकरण में x का मान होगा, y नियामक y का मान होगा। तो x का y का मान निकले तो ऐसा दिया हुआ है ना, तो यहाँ -3y दे दो, खाली यहाँ बदल दो। चलो यहाँ दे देते हैं, मान लो 4x, तो जोड़ने में कट जाएगा ना, यहाँ जो फुराई लिख दो, 10 लिख दिए। अब देखो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, ये कट गया, 4 2 6, x बराबर 10 8 18, तो x बराबर 3, 18/6 3 होगा, निकल गया ना x का मान। यहाँ 3 रखेंगे तो 4 तिया 12। इस समीकरण में x का मान रखेंगे तो 4 × 3 - 3y बराबर 10, 4 तिया 12 -3y बराबर 10। 3y को ही इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, आगे में +3y, ये 12 रहने दो। अब +10 को पीछे लाएंगे तो -10, 12 में से 10 गया, 2 बराबर 3y।
यानी 3y बराबर 2, इसीलिए y बराबर 2/3। मान निकल गया। जिस समीकरण का हल हमें प्राप्त हो जाता है उस समीकरण को संगत समीकरण कहते हैं। और ऐसे समीकरण का ग्राफ दो सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है और दोनों सरल रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। तो अपने से सेटिंग कर लोगे आराम से। ऑब्जेक्टिव में ज़रूरी नहीं है जो हूबहू यहीं रहे। कंसेप्ट आ गया तो दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, कंसेप्ट नहीं है तो नहीं बनाओगे। तो कुछ भी यहाँ हम लोग सेट कर सकते हैं ताकि एक्स वाई का मान निकल जाए। ये तो कट गया। ऐसा भी हो सकता है मान लो एक्स को ही उड़ाना है, तो उड़ाने का अर्थ हुआ घटाएंगे 2x, ये प्लस, और दूसरा समीकरण जो तैयार होने जा रहा है ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 तैयार करना है। तो कैसे तैयार करेंगे जो एक्स वाई का मान निकलेगा, ठीक से समझो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो ये प्लस, यहाँ माइनस होगा तो कट जाएगा। यहाँ पर 3y है तो 3 छोड़ करके कुछ और दूसरा दे दो जो फुराए। मान लो 5y दे दिए, बराबर जो मन हो लिख दो ना 15। तो अब जो घटाएंगे तो घटाओ में चिन्ह बदलेगा। देखो ये कट गया, ये हो गया 3 और 5, 8y बराबर -15 है, +8 है। तो बतलाना नहीं ना होगा जी क्या होगा, यहाँ कितना होगा -7। तो y बराबर -7/8। y का मान किसी में रख देंगे तो x का निकल जाएगा। तो इस तरह से प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त हो। पहला में एक समीकरण दिया है, दूसरा अपने मन से तैयार कर सकते हैं हम लोग। इतना ही दूर में बन जाता है। ध्यान से देख लो कैसे लिखेंगे, सब में ऐसे ही लिखना है। इस टाइप का हिसाब आवे तो दूसरा समीकरण 2 वेरिएबल में इस तरह तैयार करना है ताकि प्राप्त युग्म, जैसे एक ठो समीकरण 2 ठो तो एक जोड़ा हो गया, तो प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण यानी ग्राफ खींचेंगे, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो दोनों में हल करेंगे तो उदाहरण अभी बतला दिए हैं, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। तो इसको इस ढंग से लिखना है। अब दूसरा कहता है समानांतर रेखाएं हो तो किस समीकरण युग्म का ग्राफ खींचने पर समानांतर रेखाएं प्राप्त होती है? असंगत। तो असंगत में तुम लोग को बतलाए थे ना असंगत समीकरण कैसे तैयार करेंगे। जैसे मान लो पहला है 2x + 3y -8 बराबर 0। तो -8 आगे जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो इसको आगे कर लो तो आगे में हो गया +8। अब दूसरा समीकरण इस ढंग से तैयार करना है ताकि ग्राफ खींचेंगे तो हमें समानांतर रेखा मिलना चाहिए। तो ये तो असंगत का उदाहरण है, असंगत समीकरण युग्म का। तो असंगत में तुम लोगों को बोले थे बराबर के पहले एक ही तरह के अंक या संख्या से गुणा करो, अब फिर बराबर के आगे उस संख्या को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से। अगर मान लो बराबर के पहले हम इस समीकरण पहला समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y। फिर बराबर के आगे 2 को छोड़कर दुनिया का कोई भी अंक या संख्या से गुणा कर दो। मान लो 5 से गुणा किए तो 8 पंचे 40। अब ये ऐसा समीकरण युग्म हो गया, इसको हल करोगे तो न x बचेगा न y बचेगा, बराबर के पहले 0 हो जाएगा, बराबर के आगे कोई न कोई अंक आएगा। तो इसका मतलब ऐसा ही समीकरण जो बराबर के पहले दोनों को हल करेंगे तो बराबर के पहले 0 आ जाए और बराबर के आगे 0 नहीं आवे। ये सब पिछले पार्ट में बतलाए हैं। तो इसको हल करोगे तो एक्स वाई विलुप्त हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा। समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पर होगा 2 दूनी 4x, 3 जोड़ 6y
2 से गुना किया, 8 दूनी 16। अब इसको घटा दो तो ये 4x + 6y बराबर 40। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, 4x कट गया, 6y कट गया, 0 बराबर ये -24। 0 और -24 कभी बराबर नहीं हो सकता है। और यहाँ पर x y का मान तो नहीं निकला, तो ऐसा ही समीकरण युग्म और संगत समीकरण युग्म होगा और इसका ग्राफ समानांतर रेखा के रूप में प्राप्त होगा। इसको समझ गया ना? इसको इस स्टाइल में लिखना है अपने से। देखो यहाँ 3 से गुना कर दिए हैं, ये समीकरण में 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये बराबर के आगे जाएगा तो +8, ये बराबर के आगे जाएगा तो -16। तो बराबर के पहले 3 से गुना किए, बराबर के आगे 2 से गुना किए हैं, 8 दूनी 16। समझा? तीसरा उदाहरण, समपाती रेखाएं होना चाहिए। तो समपाती रेखा होने के लिए जैसे पहला समीकरण दिया है 2x + 3y -8 बराबर 0, तो -8 बराबर के आगे जाएगा तो +8 हो जाएगा। ये यही चीज़ हुआ न हूबहू। तो समपाती रेखाएं प्राप्त होती है किस समीकरण युग्म में? आश्रित समीकरण युग्म में, डिपेंडेंट में, है ना? तो इसके लिए क्या बतलाए थे? बराबर के पहले जिस संख्या से गुना करोगे बराबर के आगे भी उसी संख्या से गुना कर दो, तो x और y अर्थात 2 वेरिएबल के मान अनंत मान प्राप्त होंगे और इस तरह के समीकरण युग्म का ग्राफ समपाती होगा। तो सीधी सी बात है, बराबर के पहले 5 से गुना करेंगे तो बराबर के आगे भी करेंगे, बराबर के पहले 3 से करेंगे तो बराबर के आगे भी 3 से ही करेंगे। तो चलो जिससे मन हो एक ही संख्या से गुना करेंगे, तो 6 से गुना किए बराबर के पहले, तो बराबर के आगे भी 6 से गुना करेंगे तो 8 छके 48 होगा, और 6 दूनी 12x प्लस 36 18y। ये हो गया दूसरा समीकरण। ये दिया है ये पहला समीकरण। अब इस समीकरण युग्म का ग्राफ अगर हम लोग खींचेंगे तो किसी भी सूरत में एक सरल रेखा जो प्राप्त होगा पहला इक्वेशन से, और दूसरे से जो सरल रेखा प्राप्त होगा तो उसी सरल रेखा से गुजरेगा जिस सरल रेखा पहली सरल रेखा के ऊपर से गुजरेगा, यानी आच्छादित कर देगा। और इसी को हम लोग कहते हैं समपाती रेखा। जब एक आकृति दूसरे आकृति को पूर्ण रूप से ढक ले तो ऐसी आकृति को आकृति समपाती आकृति कहते हैं। तब तू लोग बतलाओ, हम लोगों की उंगलियां जैसे देखो ऐसे मिला दो तो लग रहा है एक ही हथेली है, यानी कहेंगे समपाती हथेली है। ये एक त्रिभुज पर हूबहू उतना ही वैसा ही दूसरा त्रिभुज ऊपर से रख दो तो दोनों समपाती त्रिभुज होगा। महिला सब चूड़ी पहनती है तो बाएं हाथ की चूड़ी और दाएं हाथ की चूड़ी एक ही ढंग से होती है। एक चूड़ी के ऊपर दूसरा चूड़ी रखो, तीसरा रखो, ऊपर से देखो तो लगेगा एक ही चूड़ी है, क्योंकि हर एक चूड़ियाँ एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती है। इसीलिए इन चूड़ियों को कहेंगे समपाती चूड़ियाँ। तो समपाती रेखा प्राप्त होगा तो कैसे समीकरण तैयार करेंगे पता चल गया। इसको भी उतार लो। इस तरह तुम लोगों का 5वां 6ठा प्रॉब्लम समाप्त हुआ। एक प्रॉब्लम बच रहा है जिसको आगे वाला पार्ट में बतलाते हुए उदाहरण पुनः चालू होगा।